अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जिनको टच किया गया है, लेकिन सेनेट के इंतखाबात जिनको शुरू से ही मुतनाज़ा तस्वर किया गया था। पहले जब सेनेट की नशस्तों पर खुद इंतखाबात हुए तो इल्ज़ामात लगे कि इन नशस्तों को ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है हुकूमत वक्त की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से सेनेटर कामयाब हुए तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि इस बार जमहूरियत की जीत हुई है और सिलेक्शंस नहीं हो पाई। लेकिन फिर उसी सिलसिले में देखने को मिला चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। अब इसमें जो लेटेस्ट स्टेप हुआ है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हुआ है सेनेट में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार सीनियर वकील आज़म नज़ीर ताड़ साहब थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि उनके चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि नाकाम हुए थे उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ी सियासी जमात होना। उस पर बात करेंगे और साथ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से। एक जानब मुशीर दाखिला इस हुकूमत के मुशीर दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर ब्लैकमेल कर रही हैं कौम के अदारों को, जबकि PMLN के मरीम नवाज साहिबा का एक तरह से बिल्कुल अपोजिंग बयानिया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ना सिर्फ एक तरफा एहतसाब कर रही है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान और उनके लीडरान इस तरह के एहतसाब से घबराते नहीं हैं। एहतसाब अगर होगा तो हुकूमत वक्त के लीडरान से होगा। इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। और जो आखिर में पेट्रोलियम डिवीजन में और एनर्जी डिवीजन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, जिसमें नदीम बाबर साहब को कहा गया है कि उनको अब इस्तीफ़ा देना होगा पेट्रोल के बहरान की रोशनी में। इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर माहिर कानून और साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर कॉलम नगार, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुजाहिद बरेलवी साहब, और सीनियर कॉलम नगार, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत देर से दो राय पे उन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया है, अमार मसूद साहब। सबसे बात करेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दौरा। बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए। ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो सवालात उठाए थे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से वो पार्लियामान के दायरे में आते हैं और प्रिविलेज हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को ऐसे अमूर पर खुद से फैसला करना होगा। राजा आमिर अब्बास साहब, आप सर कानून को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, तमाम जावियों को भी बहुत करीब से देखते हैं। जो ये एक सिलसिला चला है जिसमें सेनेट के इंतखाबात को एक तरह से लिटिगेट किया गया, आपने इससे पहले देखा सर कि फैसल वावड़ा साहब के हवाले से ना सिर्फ सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे अली हैदर गिलानी साहब के मुतालिक जो एप्लीकेशन थी वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम पार्टीज इम्प्लीट करनी चाहिए थी, एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए था। तो ये सिलसिला सर आपको किस तरफ जाते हुए नजर आता है, और क्या जो सेनेट में ये तमाम इश्यूज हैं इनको अदालत की नजर करना चाहिए? देखिए, पहली बात, सबसे पहले तो अदालत में चले गए कि जब इलेक्शन शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट साहब ने एक रेफरेंस भेज दिया कि आया आइन के आर्टिकल 226 के तहत ये आइन के तहत इलेक्शन तस्वर किए जाएंगे, और अगर आइन के तहत ये इलेक्शन तस्वर किए जाते हैं तो क्या सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो सी है वो इन्फिनिटी टाइम तक हमेशा के लिए होगी। तो उस पर वो काफ़ी दिन चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी कि ये आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही सेनेट के इलेक्शन तस्वर होंगे और इसमें सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। और सेनेट के इलेक्शन में ताहम उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है कि जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, तो उसके बाद इस सीक्रेसी को टेम्पर किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। और इसको देखने के लिए आप जदीद जो हमारी टेक्निक्स हैं
उसके जरिए आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की होते हुए भी उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन उसी मुरवजा जो हमारा पुराना तरीक़ेकार है उस पर चलाएंगे। एनी हाउ जब इलेक्शंस होते हैं तो अब ये पीडीएम के भी इश्यूज आ जाते हैं। पहली बात तो ये हुई कि पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर ली और एक तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे जिस पार्टी की जितनी सीटें थी उन्होंने एक आपस में सेटलमेंट करके वहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं हुए इलेक्शंस, जिससे पीडीएम में जो पहली रिफ्ट पड़ी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाखुश थी कि मुस्लिम लीग नून ने ये कैसे वहाँ पे आज खुद पीडीएम में होते हुए ये सेटलमेंट कर ली। उसके बाद आ जाता है इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी साहब का। यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब इलेक्शन होता है तो उसमें तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देती है। ऑल्दो उसमें जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया कि इलेक्शन से 2 दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वो वीडियो आई जिसमें वो बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो MNAs थे कि आपने वोट को ज़ाया किस तरह करना है। और इस सिंध के वजीर साहब की आई थी, शाह साहब की, कि वहाँ भी कुछ पैसों की व्हीलिंग डीलिंग हो रही थी। वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाती है 2 रोज कबल इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। उसके बाद चेयरमैन इलेक्ट हो जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब और इलेक्शन कमीशन में वो दरख्वास्त दोबारा से दायर की जाती है। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है तो वो आपने कहा वो रिजेक्ट हो गई, नहीं, वो अभी तक चल रही है वहाँ पे और अगली तारीख उसकी 5 अप्रैल है। हाँ, अलबत्ता जो इन्होंने कहा था कि इनको नोटिफाई ना करें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की बात को नहीं माना और नोटिफिकेशन हो जाता है। जब नोटिफिकेशन हो जाता राजा आमिर अब्बास साहब, मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट थी सर, मैं उसका जिक्र कर रहा था जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है चेयरमैन सेनेट पे आ रहा हूँ। जी 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 चेयरमैन की अभी तो हमने बात की थी वो इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स की। अब उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस आ जाते हैं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला होता है संजरानी साहब के साथ। जब ये इलेक्शंस होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो संजरानी साहब हैं वो जीत जाते हैं और यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट जो कि उनके नाम के ऊपर स्टैंप कर दिए जाते हैं वो रिजेक्ट तस्वर किए जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उनसे होते हैं वो कहते हैं कि ये वोट्स वैलिड वोट नहीं है, रिजेक्ट होते हैं। उसको चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी एक कंसिस्टेंट काफ़ी अरसे से एक उनकी जजमेंट्स आ रही हैं कि ये जो पार्लियामान के अंदरूनी प्रोसीडिंग्स हैं इनको आप हमारे ताईं ना लाइए और इसको पार्लियामान के अंदर ही डिसाइड कीजिए। और उस फैसले में वो लिखते हैं चूंकि आइन इसमें मुबहम है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो है नहीं, इलेक्शन एक्ट के तहत भी ये नहीं होते, तो मुबहम होने की सूरत में इसको जो हल है वो आइन में ही दिया गया है। और आइन में ये मौजूद है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं, आप समझते हैं आपके पास वोट ज्यादा हैं, तो आप भले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए और सादिक संजरानी को हटा दें। जब ये होता है तो यहां भी पीपल्स पार्टी को एक धचका लगता है कि वो समझते हैं कि ये जो 7 वोट थे, 5 उसमें मुस्लिम लीग के वो समझते हैं और 2 JUI के, ये जानबूझ के एक नाम पे जाके स्टैंप किया गया ताकि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन ना बने। एनी हाउ ये पॉलिटिकल इनकी आपस में चलती है। उसके बाद मरियम बीबी की एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जिसमें वो राजा साहब, मैं जरा इसमें अगर मुजाहिद बरेलवी साहब की भी जरा राय शामिल कर दूं, लेकिन बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब ने। लेट मी कंप्लीट। जी 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 मुकम्मल करें। आप मुझे अगर 1 सेकंड दे, मैं इसको आज की हद तक ले आऊं, आज की तारीख तक जो इलेक्शन हुए हैं। तो उसके बाद मरियम बीबी की स्टेटमेंट आ जाती है कि एक और सिलेक्टेड प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, जिसपे जो है हमारे बिलावल साहब वो कहते हैं कि जनाब एक वो कहते हैं पंजाब का खानदान है जो सिलेक्टेड रहा, तो ये भी पीडीएम में एक दरार पड़ी। उसके बाद आज सुबह जब नाश्ता हो रहा होता है जाती उम्रा में, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने 30 मेंबरान की एक फहरिस्त के साथ उसी सादिक संजरानी चेयरमैन के पास जाते हैं और अपने आप को नोटिफाई करा के ले आता है। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि टुडे वाज द डे कि जब वो जिसको कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम वो हुआ और अल्टीमेटली ये हुआ कि
कि यूसुफ रजा गिलानी सक्सेसफुल हुए और पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है कि इस पूरे प्रोसेस में एक जीत सामने उभर के आई। ठीक जनाब, ये राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का कानूनी ओवरव्यू हमें फ्राहम किया। जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या आप सर इस नुक्ते से इत्तफाक करेंगे जो अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल को सामने रखें, पीपल्स पार्टी को हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त दे देते अगर ये हमसे इस तरह बात कर लेते, और ऐसे काम उनको नहीं चलाना चाहिए। सर आपके करीब पीडीएम का मुस्तकबिल किस तरह लग रहा है आपको? इज इट ब्राइट, या जिस तरह राजा साहब ने कहा, इज दिस द फाइनल नेल इन द कॉफिन? और तो कुछ बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आज हजरत मौलाना फजल रहमान के लिए सबसे ज्यादा सदमे का दिन होगा, और शायद आज तो नींद भी नहीं आए, और शायद तहज्जुद पढ़कर वो अपनी बात चाहें सोने के लिए। तो तमाम की हद तक जो तहरीक इंसाफ से वो मुखालफत कर रहे थे, और जिस तरह उन्होंने इकट्ठा किया था उनको घेर जाएगा, और फिर एक बार उन्होंने जोड़ने के लिए मरियम बीबी के जुलूस में मजबूर कर दिया था कि फिलहाल शामिल हो। लेकिन जो कुछ आज हुआ है, मैंने कहा सबसे बड़ा सदमा तो हजरत मौलाना फजल रहमान का होगा। फिर आप गौर कीजिए, यानी अभी वजीर आजम का मसला नहीं आया है, इस तरह में आने का नहीं आया, सिर्फ सेनेट के लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए जिस तरह पार्टियां लड़ रही हैं, जो कौम के जो मसाइल हैं, कोरोना के सबब, बेरोजगारी के सबब, महंगाई के सबब, इन्हें फिक्र नहीं है। और हम लोग जो सॉरी टू से स्क्रीनों पर इनके चेहरे दिखाकर, इनकी खबरें बनाकर हम रियल इशू को पसमंजर में डाल देते हैं। और मेरे ख्याल में ये एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कामयाब हो जाती है कि देखिए ये किस तरीके से, मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था, यानी ये कि मैं तो लीडर की अपोजिशन, लीडर की हाउस की पोस्ट को कोई हड्डी समझता हूँ, उसके लिए जब ये लेवल आ जाए तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी इमेच्योर ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो 30 साल से जो है अपोजिशन में या हुकूमत में हो, कहाँ खड़ी हुई है। और क्या है सेनेट का इनके मफादात, यानी अभी तक इनके मफादात अजीज हैं, और जो जमान इस्तेमाल करते हैं। रहीम साहब, मैं अगर खुदा न करे यहाँ अपने शिराही साहब है डॉन से निकला हूँ, अगर कभी मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया होता तो शायद मैं डॉन के आपसे बात ही नहीं कर रहा होता, मैं तो छोड़ के गया हूँ ना डॉन में। लेकिन हम जैसे लोग भी जो बहुत स्मॉल लेवल के लोग हैं, कुछ तकल्लुफ का रिश्ता रखते हैं, कुछ प्रोफेशन का रिश्ता रखते हैं, और अगर अलग भी हो जाते हैं अपने इदारे से, एहतराम भी करते हैं जिस तरह जब आप मुझे बुलाते हैं। लेकिन ये लोग जो हमारे कौम में कायदीन बनते हैं, आप सोचें कि छोटे छोटे मफादात के लिए, छोटी छोटी पोस्टों के लिए किस तरह भूखों की तरह एक दूसरे पर हमला आवर हो। ठीक, अमार मसूद साहब, क्योंकि इसमें 2-3 और भी इश्यूज हैं, 2-3 और एस्पेक्ट्स हैं जिन पर मैं आना चाहूँगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन सर विद रिगार्ड्स टू लीडर ऑफ द अपोजिशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत देर से ये बयानिया है कि अगर हमारी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से हम सबसे बड़ी जमात हैं, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पर भी हमें फैसला करना चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो हमें कबूल नहीं है। तो उस हवाले से हमारे साहब क्या इस बात में वजन है, किस तरह देखते हैं जनाब? मेरे ख्याल में देखिए, ये जो कुछ हुआ है ये पीडीएम के लिए बहुत बड़ा सानहा हुआ है, और इसे तस्लीम करना चाहिए। वो राजा आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में कौन होगा, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि पीडीएम में दरारें पड़ गई हैं, जो कि इस मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए एक निहायत अफसोसनाक बात है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की, अगर इनकी पहले जैसे कायरा साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये तस्लीम किया कि ये बात हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग का होगा, जेयूआई का डिप्टी चेयरमैन होगा, पीपल्स पार्टी के लिए के यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करेंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए इससे इस इत्तेहाद को, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा रहा है, उसके अंदर दरारें डालने की कोशिश की जाए। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए था कि वो जिस तरह मेंबर सेनेट मुंतखब हुए हैं, उनके सेनेट के मेंबर मुंतखब होने में नून लीग के 83 वोट शामिल हैं। अगर वो शामिल ना होते, जाहिर है वो मेंबर नहीं होते, तो इस बात को
तस्फिया करके आपस में मुशावरत करके इसको फैसला करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की अब लफ्जी जंग अब शुरू हो गई है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस स्टेज पर जो बुनियादी तौर पर अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि प्रो डेमोक्रेसी बयानिया किसका है, कौन जमहूरियत की बात कर रहा है, कौन वोट को इज्जत देने की बात कर रहा है। इस स्टेज पर अगर किसी भी जमात की तरफ से ये शायबा हुआ कि उसका उन गैर जमहूरी कुव्वतों के ताउन से कोई काम बना है, जिनके खिलाफ पीडीएम बना है, तो फिर उस जमात की सियासत लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह उनके लिए साबित होगी। मुझे जाहिर ये लगता है कि ये जो फैसला हुआ है, इससे पीपल पार्टी को जाहिर है एक नशिस्त मिल गई है, उनका वक्ती गेन तो हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म उन्हें नुकसान होगा। और पीडीएम को बड़ा नुकसान लग रहा है, लेकिन पीडीएम को छोटा नुकसान है और पीपल पार्टी को लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दोहरा है, गुफ्तगू जारी है। राजा आमिर अब्बास साहब, जो अभी सारी बात हुई कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शॉर्ट टर्म फ़ायदे में है, लेकिन ओवरऑल उनको नुकसान पहुंचेगा। सर, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी ज़रा बात कर लें, जो ये सारा सिलसिला चलता आया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनको कॉल अप नोटिस सर्व किया, आपने सर इस इदारे को करीब से देखा हुआ है, इसमें क्या कुछ बुनियादी इस्लाहात की सख्त ज़रूरत नहीं है? सर, अभी जो PTI का एक कोर बयानिया है कि हम एहतसाब करेंगे, यहाँ आपने खुद देखा कि जो हाई प्रोफाइल सियासी लीडरान हैं, फ़िलहाल किसी की सज़ा नहीं हुई। अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बुनियादी मकसद रिकवरी है और कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाना है और कौमी ख़जाने में डिपॉजिट करना है, तो उसमें भी राजा साहब नाकामी देखने को मिली। आखिर में आपने देखा तमाम सियासी जमातें इसके लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की तो बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई हुकूमत कामयाब ना हो पाई, बल्कि जब हुकूमत में आते साथ ही जो रूलिंग पार्टी है वो अपने अपोजिशन मेंबरान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करती है, और ये सैफुर रहमान के दौर से चलता आ रहा है। किस तरह देखते हैं राजा साहब, इसमें रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है और नाकामी क्यों? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर हम नैब की हिस्ट्री देखते हैं, महासवाई इनिशियल 1 या 2 साल, उसके बाद नैब को अनफॉर्चुनेटली जो उसका अपना मकसद था, या जो लूटेड और प्लंडर्ड अमाउंट की रिकवरीज और करप्शन को रोकने की बजाय पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको किंग्स पार्टीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन क्या इसमें जो इस्तेमाल हुई कोई नैब के कवानीन में कोई मसला था, या कि इसमें यह मसला था कि जो गवर्नमेंट्स आती थी वो इसको इस्तेमाल करती थी? अब बात होती है रिफॉर्म्स की कि अकाउंटेबिलिटी जो कि एक मस्ट है आजकल के दौर में, दुनिया भर में अकाउंटेबिलिटी के कवानीन जो से हैं वो सख्त से सख्त तर किए जा रहे हैं। खासकर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ढीले की भी करप्शन ना करें। अब इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में, अगर वो 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद नवाज शरीफ की थी, वो इसमें कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं लाई, और बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ये जो केसेस चल रहे हैं ये उन्हीं अदवार के केसेस हैं। अब नैब में जो सबसे बड़ा मसला है कि इसके कवानीन में जो पहली बुनियादी एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है वो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है। क्योंकि चेयरमैन को अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आते हैं, जैसे कि अब मौजूदा भी जो चेयरमैन हैं इसको शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह साहब लेके आए, उससे पहले भी खुर्शीद शाह साहब और नवाज शरीफ, और ऐसे ही सो फॉर एंड सो फोर्थ पीछे चलते जाएं, तो वो लेके आते हैं। जब उन्हें लेके आते हैं तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे सिस्टम का। और हम ये देखते हैं कि जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, अगर हम पिछली असेंबली में देखते हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ हों या उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब हों या हम खुर्शीद शाह साहब को देखते हैं, ये दोनों खुद करप्शन के केसेस में इतनी बुरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। या उससे पीछे हम चले जाते हैं तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब
और इवन इनकी सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो तमाम इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब चेयरमैन लाया जाता है और नैब में जो पावर्स हैं वो तमाम की तमाम 99% चेयरमैन के पास है, उसको एक सवाबदीदी इख्तियार आपने दे दिया है कि जिसको जिस वक्त चाहे वो अरेस्ट कर लेता है, भले से उसके खिलाफ कमजोर केस हो, भले से किसी के खिलाफ बहुत सख्त केस है लेकिन रेफरेंस भी शुरू हो जाता है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, प्ली बारगेन में उसको डिस्क्रिशन दे दी गई है। तो ये वो तमाम चेंजेस की जरूरत है रिफॉर्म्स की, लेकिन ये रिफॉर्म्स कौन लेके आएगा? ये रिफॉर्म्स लेके आएगा आपका पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जब हम देखते हैं कि जो एक मसवदा पेश किया जाता है हालिया पार्लियामेंट में, तो उसमें तो नैब के अदारे को मजीद मुस्तहकम करने के बजाय उसे जो वो 34 या 20 शिकें हमने देखी वो अगर आ जाती हैं तो नैब एक टूथलेस टाइगर बन के एक ऐसा अदारा बन के रह जाएगा कि जिसमें कुछ भी नहीं करने की ताकत और इस्ताद होगी। तो ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि जो नैब के इवन मौजूदा कवानीन है उसमें नैब का असल मसला है इसके अंदर की रीस्ट्रक्चरिंग। नैब में वो लोग शामिल हैं अभी भी कि जिनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं और फिर उनकी ह्यूमन रिसोर्स का इश्यूज है, ट्रेनिंग का इश्यूज है। तो इस अदारे को रीवैम्प किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसमें ऐसे लोग लाए जाएं जो कि वाकई ही व्हाइट कॉलर क्राइम को समझते हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि ये जो इतना बड़ा सवालिया निशान है अक्रॉस द बोर्ड वाला कि अगर नैब सिर्फ ऑपोजिशन के केसेस देखती है तो फिर इसको पे अवाम भी इस पे एतमाद नहीं करेगी। और हमने हालिया देखा कि ना सिर्फ अवाम सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स आई जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान पिछले 2-3 वो नैब को ये कहते रहे कि जनाब आपकी ऑप्टिक्स अपनी जगह, लेकिन नैब का मकसद सिर्फ रेफरेंस लाना नहीं है, इन केसेस को हतमी अंजाम तक पहुंचाना है, आपने लोगों की पगड़ियां नहीं उछालनी। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो कि अब मौजूदा हुकूमत के कोर्ट में बॉल चला गया है, क्योंकि पहले तो उन्हें नेशनल असेंबली के बाद सेनेट में इश्यूज आ रहे थे कि इस बिल पास कराने का, लेकिन अब लग रहा है कि नेशनल असेंबली में तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी है, सेनेट में भी उनकी तादाद बढ़ चुकी है। तो अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये नैब के कवानीन को दुरुस्त करें, इसमें रिफॉर्म्स लेके आए और फिर ये अदारा अपनी डिलीवरेंस दे सकेगा। अदरवाइज इस पे क्वेश्चन मार्क्स यकीनी तौर पे रहेंगे। अमार साहब, सेम क्वेश्चन। अमार मसूद साहब, यही जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का सिलसिला है, जब अब नैब के अफसरान कहते हैं कि अवामी मफाद को सामने रखते हुए और NCOC के गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने मरियम नवाज साहिबा के समन्स को ताखीर कर दिया है, तो ये इशू बेतहाशा पोलिटिसाइज तो हो गया सर। इस सिलसिले को आगे किस तरह चलाया जाए? अच्छा देखिए, इस पे हम बहुत माजी में बात कर चुके हैं और तकरीबन तमाम ही साहिब अक्ल लोग इस पर बात कर चुके हैं कि नैब गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस हुकूमत के आने के बाद यकतरफा किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा है। सिर्फ अपोजिशन को गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। फिर ये कोई 6 महीने के बाद, कोई साल बाद, कोई 2 साल बाद निकलता है, कोई डेथ सेल में रहता है, कोई कैद तन्हाई में रहता है। और जब ये केसेस अदालतों में पेश होते हैं तो कोई सबूत नहीं मिलता, कोई कार्रवाई मजीद नहीं हो सकती। पता चलता है कि वो जो कैद हुई थी, वो जो सजा मिली थी, वो जो मीडिया ट्रायल हुआ था, वो ऐसे ही था। नून लीग के ऊपर नैब का ताब ज्यादा है क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और उनको खत्म करने का प्लान है गैर जमहूरी कुव्वतों का। तो उस पे मसला ये पैदा हो रहा है कि इन्होंने 2-2.5 साल तो हर शख्स गिरफ्तारी दी। नवाज शरीफ भी आए, वो उन्होंने भी गिरफ्तारी दी, मरियम नवाज ने भी गिरफ्तारी दी, तमाम उनके लीडर शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, यू नेम एनीवन, उठा के उन्हें जेल में डालते हैं। लेकिन एक स्टेज होती है, अगर यकतरफा इंतकाम जारी रहे तो फिर लोग, आप किसी शख्स को भी दीवार के साथ लगाएं तो उन्हें रिएक्ट करना पड़ता है और वो रिएक्शन बड़ा नेचुरल होता है। इस दफा जो मरियम नवाज की पेशी होनी थी और उस पर पहली दफा ये फैसला किया नून लीग ने, वरना तो ये जाते थे, बेइज्जती करवाते थे, मीडिया ट्रायल कराते थे, अरबों खरबों के जुर्म सुनते थे, इल्जामात सुनते थे और वापस आ जाते थे, अगले दिन को गिरफ्तार करके दे जाता था। इस दफा उन्होंने कहा जी कि हम अपने साथ लोग लेके जाएंगे
और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया, उन्हें ये करना चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसलिए कि यकतरफा इंतकाम को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अवाम के लीडरों को, हर एक के कोई महबूब लीडर होता है, उनके लीडरों को अगर आप इस तरह तज़हीक का उनके साथ मुजाहिरा करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे। और क्या हुआ कि लोगों ने आने का ऐलान किया और उसके बाद नैब ने वो पेशी मंसूख कर दी। इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर सिस्टम में पावर जो है वो अवाम के पास होती है। अवाम चाहे तो इस दौर में जो जुल्म, जबर, ज्यादती हो रही है उसके सामने ढाल बन सकते हैं, और अगर ना चाहे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मरियम नवाज की ये जो पेशी है ना, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब आप बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं लोगों के इंतकाम से, नैब जैसे इदारे से, जब आपके ऊपर हर इल्जाम लग चुका होता है, हर तकलीफ बर्दाश्त कर चुके होते हैं, तो फिर आपको रिएक्ट करना होता है। इससे पहले भी मरियम नवाज की एक पेशी हुई थी, उसमें भी लोग थे, उन लोगों की तादाद ज्यादा नहीं थी, 500,000 लोग थे, और जिसमें मरियम नवाज की गाड़ी के ऊपर ईंटें मारी गई, उनके साथियों के सर फाड़ दिए गए और जो भी है, और वो पत्थरों वाली फुटेज भी आई थी कि पत्थर रख के लाए खुद ही अपने आप के सर फाड़ने के लिए। तो वो सारा कुछ आपको किस्सा याद होगा। उसमें भी मरियम नवाज बाहर खड़ी रही थी, नैब वाले बाहर नहीं आ सके थे, इसलिए कि वो जो है खौफजदा हो गए अवाम की ताकत से। अगर ये सब कुछ ना होता, थ्योरेटिकली तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई आपको एहतसाब के लिए बुलाए, आपको जवाबदेह होना चाहिए, आपको साथ लाओ लश्कर लेके नहीं जाना चाहिए, यहां तक बात सही। लेकिन अगर आपके साथ सरीहन ज्यादती होती रहे और ये सिलसिला कई सालों पर मुस्तकिल हो जाए तो फिर आपको रिएक्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल में लोगों ने मामलात को अपने हाथ में ले लिया है और ये पीडीएम की बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक, ये उमर साहब आपने एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि जी एक हद तक इस तरह की एक पॉपुलिज्म कह लें या कि अवाम एक तरह से दीवार बन जाए वो कह लें। मुजाहिद बरेलवी साहब, वी लॉस्ट यू अर्लियर सर, लेकिन आपसे भी एक तरह से सवाल वही किया था जो ये सारा सिलसिला अभी देखने को मिला, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे भी जो कारकुनान हैं वो मरियम नवाज साहिबा की हमायत करेंगे, उनके साथ जाएंगे नायब के दफ्तर। अमार मसूद साहब ने तो सर सारा सिलसिला आपको अभी बयान किया। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान का ये बहुत देर से बयानिया भी रहा कि पिछली बार हम पर हमला किया गया, जबकि हुकूमत वक्त ने कहा कि ये लोग पत्थर लाए और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के दफ्तर पर पथराव किया और उन पर FIR भी कटे। इसका सर आने वाले दिनों में हल क्या है? जब इस तरह का एक इतना जराना किस्म का माहौल बन जाए तो क्या एहतसाब के पहिए आगे चल पाएंगे, या जिस तरह अमार साहब कह रहे हैं जब आप इस तरह इंतहा करेंगे तो फिर इस तरह का नतीजा सामने आता है? व्हाट डू यू थिंक? तो मैं कहूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि भाई मैं राय दूंगा कि तो मरियम बीबी के गिर्द पहले हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, बेनजीर भुट्टो हो या से पहले हो या जो वो लोग ही सुना करते थे, इनके जो गुलामा कुछ तारीख था में रहमान ने जो ब्यूरो ने क्या सलूक किया था उस पार्टी के साथ, और शायद बेचारे बिलावल भी मासूम भूल जाते हैं, बिलावल जब उनके साथ खड़े होते हैं मरी बीवी के, बड़ी उनकी मुस्कुराहट हो रही होती है, जो इत्तेफाक के नाम पर उसका मेरा नाम भी नाम पड़ गया था और करोड़ों उसने किया इनके साथ जजों को इस्तेमाल किया गया, जजों करते थे, वकीलों को इस्तेमाल करते थे। बड़े मानी चाहिए इन प्रोफेसरों को जो इनके दाएं बाएं करते हैं, यही मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे काबिल एहतराम है। तो मरियम बीबी को थोड़ा सा इनको तारीख बताना चाहिए, बात बताना चाहिए। पहले इलेक्टेड बेनजीर गवर्नमेंट जो खत्म की उसामा बिन लादेन के पैसों थे वो इनके वालिद साहब थे मोहतरम नवाज शरीफ, जिन्होंने फौज के जरिए किया था। कम से कम माफी तो इतना मांगे ये लोग। यानी ये लोग अब पहली तारीख की बात छोड़े, आज तारीख क्या आपके 2018 से शुरू करें। जैसे बिलावल ने कहा कि आपने 2018 से जो आपने तो आवाज बुलंद करनी शुरू की है ना, भूल जाते हैं कि इन्होंने माजी में क्या करा और आज इनको फेस करना पड़ेगा। जब जब इन्होंने फौज को इस्तेमाल किया, जबरदस्ती को इस्तेमाल किया, नेट को इस्तेमाल किया, आज इनके साथ निकल रहा है तो मारूफ मानों में एक लफ्ज आ गया कि चीजें निकल रही है।
आज आप नैब पे हमलावर हो रहे हैं, और जब नैब के शिकंजे में आप किस तरह करते थे लोगों को, इस तरह में क्या कहूँगा रहीम, अफसोस होता है कि इन्हें कोई तारीख बताने वाला नहीं। मुजाहिद साहब, क्योंकि हमारा जरा कम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर कॉलम नगार, सीनियर सहाफ़ी। अमार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे आपने देखा, पोलराइजेशन तो आपके सामने है, लेकिन जिस तरह बात की गई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के इस्लाहात की, और साथ में कि आप सियासी टोन को कम जरहाना करें, हाथ बढ़ाएं, और जिस तरह शुरू में ये सवाल किया गया और उसका जवाब दिया गया कि अगर बुनियादी मसाइल आपके मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, कोरोना वायरस से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया भर में एक तारीख़ी वबा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन मसाइल से भी आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ इस्लाहात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।